अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 23वें लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि क्या टिप्स हैं पीएचडी या एमएस और एमफिल के थीसिस को करने की, इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका फॉर्मेट क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको 25 प्रिकॉशंस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से बताया था कि वो कौन सी एहतियातें हैं। अगर आप एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर हैं, वो 25 एहतियातें कौन सी हैं जो कि आपको इख्तियार करनी है और उनको अडॉप्ट करते हुए, उन एहतियातों को सामने रखते हुए आपने रिसर्च को करना है। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर दें ताकि बेल आइकॉन पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप एमएस में हैं या एमफिल में हैं या पीएचडी में हैं, एक बात याद रखिएगा कि आपके थीसिस के 5 ही चैप्टर हैं, चाहे आप एमएस एमफिल कर रहे हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथडोलॉजी, फिर चौथे नंबर पर रिजल्ट्स और 5वें नंबर पर डिस्कशन। इन 5 चैप्टर से बाहर बहस नहीं है या कोई चीज़ नहीं है। इन्हीं 5 चैप्टर्स में ही आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ प्रेस्क्राइब रूल्स को सामने रखते हुए आपको रिसर्च करनी है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें हम क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन में, इसके लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट फाइल बनाई है। तो चैप्टर 1 में बेसिकली आप इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। उसके बाद इस बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में आप अपनी स्टडी का बैकग्राउंड देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री कौन सी है, आपको प्रॉब्लम क्या आई। ये 1.5 से 2 पेजेस के ऊपर आप इसको करके देते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च गैप देते हैं आप, कि बेसिकली जो आप करना चाह रहे हैं वो लिटरेचर में ऐसी क्या चीज़ है जो इस वक्त मौजूद नहीं है। फिर इसके साथ आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो आप करना चाह रहे हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, वो कौन से मसाइल पेश हैं जिसको आप रिजॉल्व करने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च गैप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली आपका रिसर्च गैप वो होना चाहिए जो प्रेजेंट डे सिनारियो में कोई ना कोई ट्रबल पेश आ रही हो या कोई ना कोई ऐसा इशू पेश आ रहा हो जिसके ऊपर गैप मौजूद हो। अगर तो गैप मौजूद हो तो फिर आपकी रिसर्च का फिर फ़ायदा है। अगर गैप मौजूद नहीं है, पहले से ही किसी ने उसके ऊपर काम किया हुआ है और कुछ मॉडल प्रपोज किए हुए हैं और कुछ स्टडी ऐसी हुई है कि उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, तो फिर आपकी रिसर्च का फ़ायदा नहीं है। वो प्रॉब्लम पर वही पहले की हुई रिसर्च ही काम कर जाएगी। तो इन दोनों को आपको मैच करना है कि एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हो और दूसरे नंबर पे उसके हवाले से लिटरेचर में सफिशिएंट गैप मौजूद हो। उसके बाद आपको रिसर्च क्वेश्चंस देने हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी देने हैं। ये आपका बेसिकली स्टडी आपकी डिफाइन करेगी कि आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अगर क्वालिटेटिव है तो रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम होंगे, 1 या 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत अच्छी स्टडीज़ जो हैं उसमें सिर्फ एक रिसर्च क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करना बहुत अच्छी बात है। क्वालिटेटिव स्टडी की बात कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव स्टडी में ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस आपके उतने होंगे जिस तरह के आपके हाइपोथेसिस होंगे। क्वांटिटेटिव स्टडी में जितने हाइपोथेसिस होंगे उतने ही आपके क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकता है हाइपोथेसिस से कम हो या आप उनको कंबाइन करके लिख दें। उसके बाद सिग्निफिकेंस बताएंगे आप कि थ्योरेटिकली आप लिटरेचर में क्या ऐड कर रहे हैं। बेसिकली ये जो आप सिग्निफिकेंस बताएंगे ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च गैप की एक इख्तरा है या इसी की एक एक्सट्रैक्शन है, जिसको आप दूसरी तरफ इधर आप ये बताते हैं कि जी ये गैप मौजूद है और ये प्रॉब्लम है, तो इधर आप ये बताते हैं सिग्निफिकेंस में कि जी ये गैप हमने जो फिल किया है लिटरेचर में, इसकी ये वैल्यू है, ये हमने लिटरेचर में वैल्यू ऐड की है, या ये हमारे नाम से जाना जाए कि जी ये बॉडी ऑफ नॉलेज में मैंने कुछ ऐड किया है। और अप्लाइड कंट्रीब्यूशन में आप ये बताते हैं कि ये कैसे हेल्प करेगा बिजनेसमैन को या पॉलिसी मेकर्स को या गवर्नमेंट को या इंडस्ट्री को या जिसको भी आपने स्टडी किया उस फिनोमिना को, उसका जो पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी हैं या वो सोसाइटी जिसके ऊपर आपने काम किया उसको वो कैसे हेल्प करेगा, उनकी कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। अब थीसिस की बात हो रही है तो आपको ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में ये कहा जाता है कि हर चैप्टर के शुरू में चैप्टर की समरी दी जाए और चैप्टर के आखिर में उसका
दिया जाए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, पहले चैप्टर के आखिर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थीसिस के हवाले से भी 2-3 पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं। अब स्कॉलर्स चैप्टर नंबर 2 है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी इंडस्ट्री से स्टार्ट करना है, वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। आप अगर टेक्सटाइल पे रिसर्च कर रहे हैं, आप अगर फार्मास्यूटिकल पे रिसर्च कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ भी आप कर रहे हैं, आपको उस इंडस्ट्री को पहले रखना है। और उस इंडस्ट्री को सामने रखते हुए आपको ये देखना है कि इसके ऊपर पहले आपको ग्लोबल लेवल के ऊपर बात करनी है कि जी दुनिया के अंदर इस टाइम ये फिनोमिना या ये जो इंडस्ट्री में जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसको इस एंगल से इस तरह से ये एवॉल्व होती है, इस स्टेज पे आज खड़ी है। उसके बाद फिर आपको लोकल अपनी कंट्री के सतह के ऊपर बात करनी है। अगर ग्लोबल के साथ अगर आप यहाँ रीजनल लेवल की भी बात करते हैं कि जी रीजन के अंदर अगर आप एशिया के हैं तो एशिया के रीजन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर कुछ लिटरेचर दे दें तो वो भी अहम बात है और वो भी अच्छी बात है। तो उसके साथ आपको फिर देना है कि आपको लोकल लेवल के ऊपर, अब जैसे मेरी स्टडी है कि मैं वर्चुअल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं ग्लोबली देखूंगा कि वर्चुअल एजुकेशन का ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या काम हुआ हुआ है और इसकी ग्लोबली क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद फिर लोकल लेवल के ऊपर देखूंगा कि पाकिस्तान में या इंडिया में या हमारे दूसरे जो बांग्लादेश या इस तरह के कंट्रीज़ में लोकल लेवल के ऊपर हमारे यहाँ क्या काम हुआ हुआ है। अगर मैं इनमें से किसी कंट्री से बिलोंग करता हूँ तो एक कंट्री के हवाले से मैं उस कंट्री के हवाले से बात करूँगा। फिर इसके बाद फौरी जो मैंने अपना मैं क्वान्टिटेटिव स्टडी की बात कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मेट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बेसिकली क्वान्टिटेटिव स्टडी का है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है, अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं या आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, इन 5 चैप्टर से बाहर आपने नहीं निकलना। लेकिन क्वालिटेटिव स्टडी में फॉर्मेट वो स्टडी डिफाइन करती है, वो स्टडी बताती है कि इसके इन चैप्टर्स के अंदर बेसिकली क्या होगा, इनका सीक्वेंस क्या होगा, इनके अंदर टेक्स्ट क्या होगा और उसके अंदर एनालिसिस क्या होंगे, किस तरह के होंगे। ये हर क्वालिटेटिव स्टडी दूसरी स्टडी से मुख्तलिफ है। लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडी में हमारे पास प्री डिफाइंड क्राइटेरिया और प्री डिफाइंड तरीके मौजूद हैं कि हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को उस पैटर्न के ऊपर करते हैं, उस पैटर्न से हट नहीं सकते। क्वालिटेटिव स्टडी में ये गुंजाइश मौजूद है कि हम उस स्टडी के अंदर जो फिनोमिना हमने स्टडी किया है, उस फिनोमिना के तहत हम उसका मेथडोलॉजी या उसका जो पैटर्न है वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडी में हम प्री फिक्स्ड पहले से बताए गए, पहले से मौजूद पैटर्न से हट नहीं सकते। अब उसमें जो पैटर्न है वो ये है कि पहले हमने अपनी इंडस्ट्री को स्टडी करना है कि जो इंडस्ट्री हम काम कर रहे हैं, फिर हमने वेरिएबल्स के बारे में बताना है। जो मेरा रिसर्च का जो मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, उस मॉडल में जो मैंने वेरिएबल जो रखे हैं उसमें भी वेरिएबल्स में भी आप कोशिश करें कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पहले आए, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर मीडिएशन और फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल, इस तरह से तरतीब हो इसकी। फिर उसके बाद जब आप वेरिएबल्स के हवाले से लिख देंगे तो फिर आपको उसकी थ्योरी के हवाले से बात करनी है कि आप कौन सी थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं इस क्वांटिटेटिव स्टडी में। जब आप थ्योरी के डिफाइन कर लेंगे और बता देंगे कि ये थ्योरी ऐसे मेरे इस मॉडल के ऊपर या इन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होती है, तो फिर आप उन हाइपोथेसिस का या उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। देखें, 2 अलग चीज़ें हैं। वेरिएबल्स के ऊपर लिखना और चीज़ है और हाइपोथेसिस डेवलप करना और चीज़ है। हाइपोथेसिस में आप उन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं कि जी ये वेरिएबल फलां स्टडी में या आज से पहले इसी स्टडी में इसी तरह से स्टडी हुआ हुआ है और इसके ये रिजल्ट्स आए हैं, जबकि मैं अपनी स्टडी में इसको इस एंगल से देख रहा हूँ और मैं ये हाइपोथेसाइज करता हूँ। तो जैसे जैसे आप ये रिलेशनशिप बनाते जाएंगे उसमें आप अपनी थ्योरी का भी मेंशन करते जाएंगे कि जी मैं इस डेवलपमेंट में ये थ्योरी बेसिकली ये किरदार अदा कर रही है, तो ये हाइपोथेसिस मैं इस तरह से टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो तरतीब यही होगी कि पहले आप आईवी और डीवी का लें और उसके बाद फिर मीडिएटिंग रोल लें और फिर मीडिएटिंग के बाद अगर आपका मॉडरेटर है तो मॉडरेटिंग रोल लें और उसके बाद फिर आप इन तमाम हाइपोथेसिस, जब आप ये रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो हर रिलेशनशिप के बाद आप अपना हाइपोथेसिस मेंशन करेंगे कि ये मेरा हाइपोथेसिस है जिसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो आखिर में फिर आप उन हाइपोथेसिस की थीसिस में एक लिस्ट दे देते हैं। लेकिन जर्नल में या जर्नल के साथ अगर आपको पेपर भेज रहे हैं तो उसमें ये लिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें उसके पैटर्न में ये सिर्फ थीसिस के हवाले से है कि आपको लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस देनी पड़ती है और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल मॉडल आपको देना पड़ता है। तो ये सेकंड चैप्टर है। उसके बाद मेथडोलॉजी का है। देखें स्कॉलर्स, मेथडोलॉजी का चैप्टर बहुत अहम है। ये है तो बहुत आसान, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग और सबसे ज़्यादा मैटर जो है वो जिस पे स्टूडेंट जो है वो बाज़ का आंसरलेस हो जाता है और वो एड्रेस नहीं कर पाता जो व्यूअर्स हैं उनकी बात को।
जो एग्जामिनर्स हैं या जो 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 क्वेश्चन करते हैं थीसिस के डिफेंस में, वो मेथडोलॉजी के क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं। तो मेथडोलॉजी को बहुत केयरफुली आपने डील करना है। ये है बहुत आसान, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ टाइम यही चैप्टर देता है और इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए हम इसके बारे में इग्नोरेंस का जवाब देते वक्त नज़र आ रहा होता है कि स्टूडेंट ने सही स्टडी नहीं की हुई। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में उसी तरह हमने आपको पहले बताया कि हर चैप्टर की शुरू में उसका ओवरव्यू आप दे सकते हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, किसी की नहीं है, लेकिन दें तो ये बेहतर है। उसके बाद फिर आपको एक रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से बात करनी है। हम इसके ऊपर पहले पूरा एक लेक्चर दे चुके हैं, उसको भी आप देखें कि रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें अहम हैं जिनको आपने बताना है। आपको अपनी फ़िलोसफी को बताना है, आपको रिसर्च एजम्पशंस को बताना है, आपकी ओंटोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेथडोलॉजी क्या है। इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 अगर आप देखें तो ये डिटेल में लेक्चर मौजूद है हमारे। फिर आपको रिसर्च की अप्रोच बतानी है, रिसर्च की पॉपुलेशन बतानी है, सैम्पल बताना है कि सैम्पलिंग कैसे करेंगे, और डाटा कलेक्शन टेक्निक्स बतानी है। फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा, फिर जो मेजरमेंट स्केल या इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनर जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्वेश्चनर के हवाले से बताना है कि आप डेवलप कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से बताना है। फिर डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स भी बेसिकली आपको 3rd चैप्टर में बतानी है। अगर आप थीसिस कर रहे हैं तो यहाँ तक आपका प्रपोजल पूरा हो गया। प्रपोजल के लिए सिर्फ 3 चैप्टर्स रिक्वायर हैं। अगर आप थीसिस के साथ कर रहे हैं तो आपको प्रपोजल की स्टेज पर 3 चैप्टर्स देने हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और मेथडोलॉजी। लेकिन अगर आप पूरा थीसिस, जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और उसके बाद जब आप पूरा थीसिस जमा करवाएंगे तो फिर आपको 5 चैप्टर्स इसमें जमा करवाने हैं, रिजल्ट्स भी और डिस्कशन भी। तो आप मेथडोलॉजी के चैप्टर को ज़रा गौर से किया करें ताकि इसके ऊपर क्वेश्चंस को आप एड्रेस कर सकें। उसके साथ रिजल्ट्स का चैप्टर है। रिजल्ट्स के चैप्टर में स्कॉलर देखें, ये चैप्टर जो आपने हाइपोथेसाइज किया है उसके रिजल्ट्स देने के लिए और उसकी इंटरप्रिटेशन बताने के लिए तो बहुत अहम है। यही बेसिकली बताता है कि स्कॉलर्स ने, इस स्टूडेंट ने या इस रिसर्चर ने कितनी जान मारी है अपने इस थीसिस में और कितना उसने इसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या है इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर। तो आप इस पे भी जैसा हमने पहले आपको बताया है कि पहले ओवरव्यू आप हर चैप्टर का दे सकते हैं। तो ओवरव्यू के बाद जो चीज़ आपको देनी है, आपको स्टार्ट करना है उसके सबसे पहले जो आप इसमें चीज़ देंगे वो होगा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बेसिकली आप रिस्पोंडेंट की प्रोफाइल के हवाले से बताते हैं कि जो रिस्पोंडेंट थे, पॉपुलेशन थी, वो क्या थे। फिर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि मिसिंग डाटा एनालिसिस, वन वे, एनोवा और कोरिलेशन वगैरह के एनालिसिस आप यहाँ देते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। फिर आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग लगाते हैं। मैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग पे डायरेक्ट इसलिए आ गया हूँ क्योंकि रिग्रेशन जो मल्टीपल आपका जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसमें उसकी आजकल इतनी अफादियत नहीं रही, उसकी आजकल इतना यूजेज नहीं रहा। हम उसके ऊपर भी आपको सेपरेट लेक्चर देंगे क्योंकि आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको मेजरमेंट मॉडल के हवाले से बताना होता है कि जो मैंने मॉडल बताया है इसका डाटा कितना फिट है। इसके ऊपर भी हमने आपको लेक्चर दिए हैं, वो लेक्चर आप हमारे देखें, लेक्चर नंबर 20, 21, 22। तो कि मेजरमेंट मॉडल, ये CFA, EFA क्या हैं। तो आजकल के वक्त में आपको मेजरमेंट मॉडल देना पड़ता है कि मॉडल की फिटनेस या डाटा की फिटनेस को आपको पहले बताना पड़ता है। इसलिए आपका मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो आजकल बहुत कम इस्तेमाल होता है, या कुछ खास स्टडीज़ हैं जो थीसिस, PhD की थीसिस के लेवल पर तो आप सोचे भी ना कि आप सिर्फ सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करके और आप कर देंगे। आपको स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे कुछ वेरिएबल्स आजकल ऐसे हैं जो कि मल्टी लेवल कंस्ट्रक्ट्स हैं। आजकल वेरिएबल खाली एक वेरिएबल नहीं है, उसके नीचे उसकी डायमेंशंस हैं, फिर डायमेंशंस की सब डायमेंशंस हैं। तो उसके ऊपर फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर CFA और सेकेंड ऑर्डर CFA वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि ये मॉडल मेरा फिट है, इसका स्ट्रक्चर फिट है। फिर आपको उसके एनालिसिस की तरफ जाना होता है। तो इसमें भी आपको फिर पहले मेजरमेंट मॉडल की इवैल्यूएशन करनी है और उसके अंदर आपको इनिशियल लेवल के ऊपर कुछ रिजल्ट्स देने हैं। अगर वो रिजल्ट ठीक हो तो वही फाइनल हैं। अगर वो रिजल्ट्स थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ के अंदर ना हो तो फिर गिवन रूल्स के तहत आपको उनकी एरर टर्म्स को या उन वेरिएबल्स की जो और चीज़ें हैं उनको आपको सही करके गिवन रूल्स के तहत आपको फिर फाइनल मेजरमेंट मॉडल जो थ्रेशोल्ड में आ जाएगा फिर आपको उसे पेश करना है। और फिर आपको एक टेबल भी देना है साथ के जी ये जो इनिशियल मेजरमेंट मॉडल्स और फाइनल मेजरमेंट मॉडल में बेसिकली डिफरेंस क्या आया, किस तरह से रिजल्ट्स इंप्रूव हुए। फिर आपको टेबल देना कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर CFA। अगर आपका जो वेरिएबल है वो मल्टी कंस्ट्रक्ट था, उसके अंदर डायमेंशंस थी, एक वेरिएबल के अंदर सब डायमेंशंस थी, तो उसके अंदर आपको फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर CFA करना पड़ता है। फिर आपको फिगर्स के साथ भी
फर्स्ट ऑर्डर की CFA की भी फिगर देनी पड़ती है और सेकंड ऑर्डर CFA की भी फिगर देनी पड़ती है। इसी तरह इसके साथ जब आप मेजरमेंट मॉडल कर लेते हैं तो मेजरमेंट मॉडल के साथ आपको फिर स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो करना पड़ता है कि आप अपना मॉडल बनाते हैं और उसको फिर आप बताते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस बेसिकली एक्सेप्ट हुआ और कौन सा रिजेक्ट हुआ है। फिर आप ग्राफिक्स पिक्चर्स की शक्ल में भी मॉडरेटेड, अगर आपका मॉडरेटेड हाइपोथेसिस है कोई जिसमें मॉडरेटेड इफेक्ट आ रहा है या मॉडरेटेड मीडिएशन इफेक्ट आ रहा है तो उनको बाज़ का आप ग्राफिक्स की सूरत में भी जाहिर कर देते हैं। अब स्कॉलर्स लास्ट जो इसका सेक्शन है थीसिस का वो है डिस्कशन। देखें, अगर आप डिस्कशन को इस तरह से नहीं लिखेंगे कि आपकी रिसर्च ज़िंदा रहे तो फिर आपका रिसर्च करने का फ़ायदा नहीं है। आपने जो फर्स्ट चैप्टर में जो आपने सिग्निफिकेंस लिखा था वो आपको अपने लास्ट चैप्टर में उसकी इम्प्लीकेशंस के अंदर जस्टिफाई करना है कि कैसे मैंने उस सिग्निफिकेंस को यहाँ फिट किया है और मेरी रिसर्च कैसे ये इम्प्लीकेशन या ये सिग्निफिकेंस दे रही है। यही बेसिकली जो रिसर्च की जो इम्प्लीकेशंस हैं यही आपके नाम से मंसूब होंगी आने वाले वक्त में। इसी को ही लोग बेस बनाकर आगे फर्दर स्टडीज़ करेंगे और फर्दर रिसर्च करके आगे मज़ीद फिनोमिनास को स्टडी करके रिजल्ट सामने रखेंगे। तो आपका ये सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको शुरू करना है मेजर फाइंडिंग्स से कि जो आपके हाइपोथेसिस थे कौन से एक्सेप्ट हुए कौन से रिजेक्ट हुए। फिर आपको डिस्कशन बनानी है कि जो डिस्कशन में बेसिकली आप ये करते हैं कि जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको आप फिर यहाँ जस्टिफाई करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव और ये क्वेश्चन मैंने किस तरह से पूरे किए हैं और मेरे रिजल्ट्स क्या आए हैं। फिर उन रिजल्ट्स को आप डिस्कशन में जस्टिफाई करते हैं कि ये इससे पहले रिसर्च में भी ये इस तरह से एक्सेप्ट हुआ था, इस तरह के ये वाला हाइपोथेसिस तो मेरी स्टडी में भी एक्सेप्ट हुआ है, तो इसको मैं इसलिए ये पिछली स्टडीज़ को या पहले से मौजूद लिटरेचर को ये कंफर्म कर रहा है। अगर आप उसको कंफर्म नहीं कर रहे तो आपको फिर अगर आपका रिजल्ट पहले वाली स्टडी से मैच नहीं हो रहा तो फिर आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है कि जिससे ये पता चले कि ये जो वेरिएबल जो आपने टेस्ट किए हैं उसका रिजल्ट पहले भी बहुत सारी स्टडीज़ में कहीं पॉजिटिव आया कहीं नेगेटिव आया और कंट्रोवर्शियल है उसका रिजल्ट और वो सेम रिजल्ट नहीं देता। तो इस तरह से आपको उसको जस्टिफाई करना है। उसके बाद फिर इम्प्लीकेशंस हैं और फिर आपको लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी के हवाले से बात करनी है कि आपकी लिमिटेशंस क्या थी और फिर आप आने वाले स्कॉलर्स के लिए नए लोगों के लिए आप डायरेक्शन देकर जाएंगे कि इस रिसर्च को मैंने इस तरह से किया था लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं कर सका हूँ या इन चीज़ों को करना चाहिए और ये वेरिएबल्स को मज़ीद इसमें ऐड करके आप फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन दे सकते हैं। कंक्लूजन आपको उसके बाद ऐड करना है और थीसिस की रिक्वायरमेंट है कि जो आप साइटेशन देंगे उसका रेफरेंसेस सबसे आखिर में ऐड होंगे और उसके बाद आपका अपेंडिक्सिस की तफसील आएगी। तो स्कॉलर्स ये था आज का लेक्चर। इसके साथ अगर आप इस 23वें लेक्चर को अगर आप पूरा देखें तो 23वां लेक्चर हमारा 9 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। 23वां लेक्चर हमारा 9 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आज फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने आपको ओवरऑल फॉर्मेट के हवाले से बात की है। अब अगले लेक्चर्स में हम आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स के हवाले से उनकी डिटेल में बात करेंगे कि बेसिकली जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो कैसे लिखा जाता है। इसमें आप हमारा ये 23वां लेक्चर सारा सुने और उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपको शायद 6 महीने या साल लेक्चर अटेंड करने के साथ भी अगर आपको हो सकता है उतनी समझ ना आए जितना हमारे ये 9 लेक्चर सुनकर आपको समझ आ जाए। तो आप इसके साथ हमारा लेक्चर 32, 33, 34, 35, 36, 37 भी देखें क्योंकि इसमें हमने आपको प्रैक्टिकली बताया है। इन लेक्चर्स में 23वें लेक्चर में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपने बेसिकली टिप्स देंगे और कुछ चीज़ें से हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे करना है और कैसे एंड करना है और उसके बारे में मज़ीद। लेकिन ये 32, 33, 34, 35, 36, 37 में हम आपको प्रैक्टिकली कुछ थीसिस में से और कुछ जो पब्लिश रिसर्च है जो जर्नल्स हैं ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं उसमें से हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये देखें ये जो लाइन लिखी है ये इस तरह से ये प्रॉब्लम है और ये गैप है और ये इस तरह से ये उन्होंने किया है। तो आप वो लेक्चर्स भी देखें। तो स्कॉलर्स हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।